जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वाली क्लास में हम लोग फोरकास्टिंग का रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। उसी को हम आज वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन बाकी बचा हुआ है 2 वेरिएबल्स वाला, और उसके बाद हम फोरकास्टिंग में रिग्रेशन एनालिसिस का 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें नोट्स में भी दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो तो हमारे पास तो डेटा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ईयर्स का डेटा है। उसके अलावा क्वेश्चन बोल रहा है कि लीनियर ट्रेंड बनाना है, तो लीनियर ट्रेंड का मतलब रिग्रेशन एनालिसिस करना है, और मंथली रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। इंक्रीज का मतलब होता है बी का मतलब होता है चेंज स्लोप, तो वहां पर वो ईयरली आएगा, हमें उसको मंथली के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करें क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले एक बात याद दिला देता हूं। इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल हमारा ईयर है एक्स, तो ईयर होने की वजह से, ईयर एक वेरिएबल होने की वजह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से नहीं। हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ईयर दिए हुए हैं, ईयर दिए हुए हैं 2014 से 2023 तक, 2014 से 2023 तक, 2014, 15, 16, 17, 18। बाय डिफॉल्ट सबके आगे 20 लिखा हुआ है, यानी 2000 लिखा हुआ है, बस मैं वो नंबर नहीं लिख रहा है यहाँ पर। 20, 21, 22 एंड 23, ये हमें सारे ईयर्स गिवन है, और इन सारे ईयर्स में हमें सेल्स का डेटा दिया हुआ है। इन सारे ईयर्स की सेल्स का डेटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहां पर सेल्स भी नोट डाउन कर लेते हैं। सेल्स 15.3, 14.6 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें यहां पर ये डेटा दिया हुआ है। तो हमारा यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो हमें लीनियर ट्रेंड निकालना है, तो यहां पर बेसिकली हमें y ऑन x की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो y ऑन x की जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो y ऑन x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले न्यू x कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। और न्यू x रहेगा हमारा x माइनस एक्स बार। अब या तो तुम x बार कैलकुलेट करने के लिए सारे ईयर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दो, या तो x बार कैलकुलेट करने के लिए सारे ईयर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 10 करो, या फिर अगर देखो डिफरेंस इक्वल है तो जो एकदम बीच वाली वैल्यू होती है ना, वही हमारे लिए x बार का काम करती है। अब एकदम बीच वाली वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी 2018.5। एकदम बीच में जो एकदम सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2018.5। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है कि 2018.5 हमारा x बार कैसे आया है, तो फिर तुम पूरी कैलकुलेशन कर लो x बार के लिए, सारे ईयर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 10 कर दो। तो अगर हमारा x बार 2018.5 आया है और हमें x में से x बार माइनस करना है, तो हमारा रिजल्ट रहने वाला है यहां पर माइनस का 4.5, माइनस 3.5, माइनस 2.5, माइनस 1.5, माइनस 0.5,
0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड 4.5। और इसका टोटल जब करोगे तो इसका टोटल तुम्हें कितना मिलेगा? यहां पर इसका टोटल तुम्हें मिलेगा 0। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करें उसके लिए हमें एक तो एक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी है और एक हमें कैलकुलेशन करनी है एक्स वाई की। अब एक्स स्क्वायर हम किसका करेंगे? जो हमने अभी न्यू एक्स कैलकुलेट किया है उसी न्यू एक्स का हम स्क्वायर कर देंगे। जो अभी हमने करंटली न्यू एक्स कैलकुलेट किया है उसी न्यू एक्स का हम यहां पर स्क्वायर कर देंगे। तो न्यू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25, 3 चौक 12, 12.25, 4 पंजे 20, 20.25। ये इनके स्क्वायर हो गए और एक हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो तरीका रहने वाला है ना, तो हम न्यू एक्स जो हमने कैलकुलेट किया उससे हम उसको हम वाई से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो 15.3 इंटू 4.5 माइनस में माइनस का 68.65, 68.85 सॉरी। ठीक है, ऐसी हमें बाकी सारी कैलकुलेशन भी करनी है तो मैं यहां पर एक बार सारी कैलकुलेशन कर देता हूं। नेक्स्ट हो जाएगा 14.6 इंटू 3.5 माइनस में तो 51.1। नेक्स्ट हो जाएगा 16.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 माइनस में तो 42। नेक्स्ट हो जाएगा 17.3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस में 25.95। नेक्स्ट हो जाएगा 17.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस में 8.6। नेक्स्ट होगा 20.9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस में 10.45। ट्वेंटी 2.3 इंटू 1.5 प्लस में 33.45। 20 इंटू 2.5 50 होगा वैसे तो, लेकिन मेरे को साथ में वो m प्लस में भी ऐड करना था इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया इसको। 23.1 इंटू 3.5 80.85 और लास्ट हो जाएगा अपना 24.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 110.25। और इसका जब टोटल करेंगे तो आएगा 88.5। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 88.5। अच्छा, इसका जो टोटल आएगा एक्स स्क्वायर का टोटल आएगा वो आएगा 82.5। सेल्स का भी हमें टोटल चाहिए तो सेल्स का यानी वाई का, सेल्स का मतलब वाई हो गया तो वाई का टोटल करेंगे तो 15.3 प्लस 14.6 प्लस 16.8 प्लस 17.3 प्लस 17.2 प्लस 20.9 22.3 20 23.1 और 24.5 192। तो इसका टोटल आ जाएगा 192। n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 और ये हमारा टोटल 0 आएगा ही आएगा। टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब हमें y ऑन x के लिए a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले a की वैल्यू निकाल देते हैं। a का फॉर्मूला चलता है सिग्मा y अपॉन n, तो 192 अपॉन 10 19.2, और b का फॉर्मूला चलता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई आ रहा है हमारा 88.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारा 82.5। तो 88.5 डिवाइडेड बाय 82.5 1.073 कर लेते हैं हम इसको, 1.073। ये हमारी कैलकुलेशन चल रही है y ऑन x के लिए, और हमारी जो मेन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू 19.2 प्लस 1.073x। वैसे इस क्वेश्चन में ये मेन इक्वेशन पूछी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन तुम्हें बनाकर यहां पर बता दी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है मंथली रेट ऑफ इंक्रीज। अब ध्यान से सुनो, मंथली रेट ऑफ इंक्रीज कैसे निकालते हैं। देखो, बी का मतलब होता है चेंज, वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। अब चेंज होने का मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.073। अच्छा, ये डेटा जो दिया हुआ है ये ईयरली दिया हुआ है, तो बी की जो वैल्यू आई है 1.073 वो भी ईयरली होगी, और मुझे उसको अगर मंथली में कन्वर्ट करना है तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही वाला नंबर है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.089, यानी लगभग 0.09 या लगभग आ जाएगा 0.9। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। हमें मंथली रेट ऑफ चेंज निकालना था, तो पहले हमने चेंज निकाल दिया। तो चेंज की जो वैल्यू आई है वो चेंज की वैल्यू आने के बाद में हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया और हमारा मंथली रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। अगर किसी का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार इसको कंप्लीट कर लेना। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिग्रेशन एनालिसिस, 3 वेरिएबल्स वाला, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, यहां तक का जो रिग्रेशन एनालिसिस है ना, ये वाला तुम ऑलरेडी इंटर में पढ़ के आ चुके हो। अभी इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो तुमने इंटर में नहीं पढ़े हैं। तो उसके बाद वाले जो टॉपिक्स है हमारा कि 3 वेरिएबल्स वाला या फिर स्मूथिंग वाला, उसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक अपने यहाँ पर, वो तुम लोगों ने इंटर में नहीं पढ़े हुए, वो एक्सक्लूसिवली फाइनल में ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। लेकिन हम जो रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो 3 वेरिएबल्स वाला पढ़ने वाले हैं। लिमिटेड 2 ही क्वेश्चन दिए हुए तुम्हारे मॉड्यूल में, एग्जाम में कभी 3 वेरिएबल्स वाला रिग्रेशन एनालिसिस आया नहीं है, ठीक है। तो हम उन्हीं 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 3 वेरिएबल्स। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन में देखा था, तो हमें रिग्रेशन एनालिसिस में 2 वेरिएबल्स गिवन थे, x एंड y। इस बार हमें गिवन होंगे x, y एंड z। इस बार हमें गिवन होंगे x1, x2, x3। इस बार हमें गिवन होंगे x1, x2, y। ऐसे 3 वेरिएबल्स दे देगा क्वेश्चन। अब 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशन बनेगी, लेकिन हम 3 इक्वेशन नहीं, हम केवल एक ही इक्वेशन बनाने का यहां पर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा केवल एक ही इक्वेशन बनाने के लिए आएगा। अब हम 3 वेरिएबल्स को मानेंगे x1, x2 एंड x3, और जो भी वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना होगा, वैसे तुम ऐसे देखो इक्वेशन बना सकते हो। जैसे तुम बनाते हो x ऑन y, तो यहां पर इक्वेशन बनती है x ऑन y एंड z, y ऑन x एंड z, z ऑन x एंड y, यानी x इज डिपेंडेंट ऑन y एंड z। इस तरह से इक्वेशन बनती है।
तो हमें यहां पर 3 इक्वेशंस नहीं बनानी है, हमें केवल एक ही इक्वेशन बनानी है। और जब भी हमें कुछ कैलकुलेशन करने को बोलेगा कि फला फला वेरिएबल को कैलकुलेट करके बताओ, तो जो भी वेरिएबल हमें कैलकुलेट करने को बोलेगा ना, उस वेरिएबल को हम x3 मानकर कैलकुलेट करेंगे। हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे x3 की कैलकुलेशन के लिए। हम हमेशा क्वेश्चन को x3 की कैलकुलेशन के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम x3 की इक्वेशन लिखेंगे कैसे? x3 की इक्वेशन लिखी जाएगी ऐसे, x3 इज डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2। जैसे मान लो मुझे कुछ बीमारी हुई है, तो माई डिजीज इज डिपेंडेंट ऑन माई सिम्टम्स। बीमारी का कैसे पता लगता है? मेरे सिम्टम से और मेरी ब्लड रिपोर्ट से। तो ये इस तरह से बोला जाएगा कि माई डिजीज इज डिपेंडेंट ऑन माई सिस्टम। जैसे मान लो मुझे मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया के पता कैसे चलेगा? मलेरिया का पता चलना या मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता कैसे लगा जाएगा? 2 चीजों से, मेरे सिम्टम्स क्या है और मेरी ब्लड रिपोर्ट्स क्या बोल रही है। ठीक है, तो यहां पर ये 2 चीजों पर डिपेंडेंट हो गया कि x3 इज डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2। अब जैसे हम वहां पर इक्वेशन बनाते हैं x ऑन y या y ऑन x की, वैसे ही यहां पर इक्वेशन बनती है x3 इज इक्वल टू a प्लस bx1 प्लस cx2। 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 x2 x3, और 3 ही हमारे कांस्टेंट और उनके कोएफिशिएंट्स भी आ जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे a b एंड c। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक लीनियर इक्वेशन। ये हमारी हो गई यहां पर एक लीनियर इक्वेशन। अब जैसे हमने 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई थी, लीनियर इक्वेशन, और वहां पर हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 2 अलग इक्वेशंस और भी बनाई थी। जैसे हमने जब यहां पर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, हमें यहां पर हमने इस तरह से 2 अलग से इक्वेशंस और भी बनाई थी। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें यहां पर a b c की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और a b c की वैल्यूज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो उनके लिए 3 इक्वेशंस बनेगी। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें इक्वेशन बनाना समझ में आ जाए वो तीनों इक्वेशन, तब तो तुम उसको समझ लो, अदरवाइज तुम्हें वो याद रखना पड़ेगा। और वो 3 इक्वेशन बनेगी कैसे? जैसे देखो, ये इसी इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, जहां पर हम x1 x2 के आगे तो सिग्मा लगा देंगे और a से पहले n लगा देंगे। यानी हम ऐसा लिखेंगे इस इक्वेशन को, सिग्मा x3 इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x1 प्लस सी सिग्मा x2। मैंने यहां पर x3 गलत लिख दिया, ये x2 है यहां पर, सी सिग्मा x2। इस तरह से इस इक्वेशन को लिखा जाएगा, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब अगर हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जैसे हम लास्ट 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो अगर हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तब हमारा 2 इक्वेशन से काम चल जाता है। लेकिन अगर हमें a b एंड c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो 3 इक्वेशन में एक इक्वेशन तो ये रही। अब सेम इक्वेशन जो हमने अभी बनाई है ना, उसमें हम x1 और x2 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट मेथड में इस तरह से बाकी इक्वेशन बनाते थे, ध्यान से सुनना, सेम इक्वेशन आएगी, यही वाली इक्वेशन आएगी, लेकिन इसमें x1 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो x1 पहली बार यहां पर आएगा तो वो हो जाएगा x1 x3। x1 अभी तक नहीं आया है, पहली बार यहां पर आएगा तो सिग्मा x1। देखो x1 ऑलरेडी है, तो यहां पर x1 आएगा तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा।
और यहां पर हो जाएगा b सिग्मा x1 x2, x2 है तो x2 के साथ में x1 भी आ जाएगा, तो x1 x2 आ जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन में x1 इंट्रोड्यूस किया तो ये वाली इक्वेशन बनी, और इसी इक्वेशन में जब हम x2 इंट्रोड्यूस करेंगे ना, हमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एक बार हमें x1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक बार हमें x2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अभी हम जब नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में बनेगी यहां पर, इसी इक्वेशन में x2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिग्मा x2 x3 इज इक्वल टू a सिग्मा x2, x2 नहीं था तो x2 आएगा, प्लस x1 है, देखो इस इक्वेशन में x1 है तो x1 के साथ में x2 आ जाएगा, प्लस b सिग्मा x1 x2, और यहां पर x2 है तो x2 एक और बार आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस c सिग्मा x2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉर्म होगी। अब ये इंटरप्रेट कैसे हुई है ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा, ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे उसके अंदर, तो हम उस इंटरप्रिटेशन पे नहीं जा रहे। तो इस तरह से इन इक्वेशन को याद रख लेना, ये इक्वेशन बनाने का अपना तरीका हो गया। तो एक बार यहां पर वीडियो पॉज कर लेना और इसको यहां पर नोट डाउन कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे ही मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें नोट्स में भी दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ये अपने नोट्स में भी दिया हुआ है क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि हमें अर्निंग्स पर इफेक्ट निकालना है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का, यानी अर्निंग्स, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अर्निंग्स इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। और ये स्टेटमेंट सही भी है, अगर तुम वैसे भी इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो मेरी अर्निंग किस पर डिपेंड करेगी कि मेरी एजुकेशन क्या है, और दूसरा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। मेरी एजुकेशन और मेरी एक्सपीरियंस पर मेरी अर्निंग डिपेंड करेगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा अर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अर्निंग्स इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अर्निंग्स को हम बोल देंगे x3, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को हम बोल देंगे x2, ताकि हमारा ये हो जाएगा x3 इज डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2। इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें x1, x2, x3 का डेटा दिया हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी यहां पर गिवन है, और ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हम 11th स्टैंडर्ड देख रहे हैं ना एजुकेशन में, तो 11th स्टैंडर्ड को हमें 11 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड को हमें 12 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर बैचलर को हमें 13 से। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ईयर बैचलर है तो हमें इसको फर्स्ट ईयर बैचलर नहीं लिखना है, इसको हमें 13 लिखना है, ठीक है। और सेकेंड ईयर बैचलर को 14 से, फर्स्ट ईयर मास्टर्स को 16 से, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म निकालना है, यानी ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ए तो हो गया हमारा कांस्टेंट और बी और सी हो गए कोएफिशिएंट, तो हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। लेकिन हम ए, बी, सी की वैल्यूज तो निकालेंगे और साथ में हम इक्वेशन भी फॉर्म कर लेंगे। जो हमारी मेन इक्वेशन बनेगी ना, वो मेन इक्वेशन भी यहां पर फॉर्म कर ली जाएगी। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है वो सारा मैं यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं। तो जैसे क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, x1,
x2 एंड x3। टेबल थोड़ी सी लेंथी बनेगी यहां पर, ठीक है। टेबल लेंथी इसलिए बनेगी क्योंकि टेबल में हमें बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जैसे हमें x1 x2 x3 का टोटल तो चाहिए ही चाहिए। देखो x1 का टोटल यहां पर काम आएगा, x2 का टोटल यहां पर काम आएगा, x3 का टोटल यहां पर काम आएगा। उसके अलावा एक हमें x1 x3 को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देना है, एक हमें x1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक हमें x1 x2 को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देना है, एक हमें x2 x3 को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देना है, एक हमें x2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, x2 के स्क्वायर का टोटल फाइंड आउट करना है। तो कॉलम है ना काफी सारे बनने वाले हैं। x1 x2 x3 का कॉलम तो बन गया। इसके बाद में हमारे पास बनेगा, देखो x1 x2 का कॉलम बनेगा, x1 x3 का कॉलम बनेगा, x2 x3 का कॉलम बनेगा, x1 के स्क्वायर का कॉलम बनेगा, x2 के स्क्वायर का कॉलम बनेगा। तो मैं वो सारे कॉलम्स की एंट्री यहां पर एक बार लिख देता हूं। कौन कौन से कॉलम्स बनने वाले हैं यहां पर? यहां पर बनने वाला है हमारे पास में x1 x2, यहां पर हमारे पास में कॉलम बनने वाला है x1 x3, यहां पर हमारे पास कॉलम बनने वाला है x2 x3, उसके अलावा हमारे पास यहां पर कॉलम बनने वाला है x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, उसके अलावा हमारे पास यहां पर कॉलम बनने वाला है x2 का स्क्वायर। ये सारे कॉलम्स हम यहां पर बनाने वाले हैं। तो ठीक है, वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करते हैं। देखो 11th स्टैंडर्ड को 11 बोलेंगे हम, फिर नेक्स्ट वाला नंबर भी 11th स्टैंडर्ड ही है। तो नेक्स्ट वाला नंबर भी 11 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 11 11, फिर आ जाएगा हमारा 12 12। फर्स्ट ईयर बैचलर को हम बोलेंगे 13। फिर है सेकेंड ईयर बैचलर 2 बार यानी 14, और फर्स्ट ईयर मास्टर है 3 बार यानी 16। तो 2 बार तो 14 आ जाएगा और 3 बार 16 आ जाएगा। तो 2 बार 14 आ जाएगा अपना, और 3 बार अपनी वैल्यू आ जाएगी 16 16 एंड 16। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट x2 हमें गिवन है 10 6 10 5 5, 10 6 10 5 5 6 5 8 7 2 6 5 8 7 2। और हमारे x3 की वैल्यूज है, मैं ना देखो इन सबके 1000 हटा देता हूं, यानी 30,000 की जगह मैं सिर्फ 30 लिखूंगा, 27,000 की जगह मैं सिर्फ 27 लिखूंगा, और लास्ट में जब मैं 1000 वाली एक टर्म्स आएगी तो उसको 1000 में लिख दूंगा। तो 30 27 20 25 29 35 38 40 45 28 40 45 एंड 28। तो ये हमारे सारे नंबर्स हो गए यहां पर जो हमें क्वेश्चन की टेबल में गिवन थे। अब हमें एक तो फाइंड आउट करना है x1 x2। तो x1 x2 का मतलब इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें यहां पर। तो x1 x2 करेंगे तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 84, 70, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा हमारे पास में 112 112, और ये हो जाएगा 16 दूना 32।
तो x1 x2 का कॉलम बना लिया। नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए x1 x3 का। तो x1 x3 का मतलब ये दोनों नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे। तो ये हो जाएगा, पहला वाला नंबर हो जाएगा 330 और उसमें से 99 माइनस कर देंगे तो 297 और उसमें से 270 और 27 297 और 12 दूना 24 240 25 इंटू 12 300 300 और 13 इंटू 29 ये करना पड़ेगा। 13 इंटू 29 377 और 35 14 ये हो जाएगा अपना 350 490 ये करना पड़ेगा 14 इंटू 38 14 इंटू 38 532 ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अपना 640 और 640 एक हो गया 640 और 80 720 और नेक्स्ट हो जाएगा अपना 16 दूनी 32 32 कम कर दो उसमें से तो 428 448 सॉरी 32 कम करने हैं ना 448 हो जाएगा। तो लास्ट वाली x1 x3 की वैल्यू हो गई 448। अब हमें फाइंड आउट करना है x2 x3। तो x2 x3 फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला वाला नंबर हो जाएगा अपना 300 फिर नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 162 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 200 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 125 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा अपना 14.5 यानी 145 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा अपना 35 दूनी 70 7 21 210 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा अपना आधा 190 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा अपना 832 320 नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा अपना 315 और नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा अपना 56। तो ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब मैं वही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ये तुम थोड़ा सा एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देखना। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी ये कैलकुलेशन मेरे को तो ठीक लग रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमें x1 का स्क्वायर करना है तो x1 का स्क्वायर हो गया 121 121 144 144 उसके बाद होगा 169 196 196 256 16 का स्क्वायर 256 256 एंड 256 और हम x2 का स्क्वायर करेंगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा 100। टेबल थोड़ी सी लेंथी बनने वाली है 36 100 25 25 36 25 64 49 एंड 4। अब हमें इन सारे कॉलम्स का टोटल भी करना है तो मैं इन सारे कॉलम्स का टोटल कर देता हूं एक बार कैलकुलेटर यूज करके और तुम लोग इतना टाइम ये टेबल बनाते रहो और मैं ये सारे कॉलम्स का टोटल यहां पर डायरेक्ट लिखता जाऊंगा कि टोटल क्या आ रहा है मेरे पास में। जैसे फर्स्ट वाले का तो मेरे को याद है कि ये 135 आ रहा है, सेकंड वाले का भी टोटल मेरे को ध्यान है कि 64 आ रहा है, थर्ड वाले का टोटल भी मेरे को याद है क्योंकि हम बहुत बार ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवा चुका हूँ 317 आ रहा है। नेक्स्ट वाले कॉलम का टोटल मुझे चेक करना पड़ेगा तो नेक्स्ट वाले कॉलम का टोटल मैं चेक करता हूं, तब तक तुम लोग नोट डाउन कर लो ये सारा कुछ 120 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 128 प्लस 112 प्लस 32 तो ये आएगा 847 आएगा नेक्स्ट वाला टोटल। नेक्स्ट वाले कॉलम का टोटल 330 प्लस 297 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 377 प्लस 490 प्लस 532 प्लस 640 प्लस 720 प्लस 448 प्लस। तो नेक्स्ट वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 4374। नेक्स्ट वाला कॉलम 462 प्लस
325 plus 145 plus 210 plus 190 plus 635 plus 56। तो नेक्स्ट वाला कॉलम का टोटल आ रहा है 2023। लास्ट वाले का कॉलम भी टोटल भी मेरे जो याद है 464 आता है इसका टोटल। और इसका देख लेते हैं तो 121 प्लस 121 प्लस 144 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 196 प्लस 196 प्लस 256 प्लस 256 प्लस 256, तो ये आ रहा है 1859। तो हमें हमारे सारे कॉलम्स का टोटल मिल गया है। हमें हमारे सारे कॉलम्स का टोटल मिल गया है। अब हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उस इक्वेशन के लिए हमें ये 3 इक्वेशंस चाहिए होगी। इन 3 इक्वेशंस को हमें यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन 3 इक्वेशंस में जैसे जैसे भी वैल्यू फिल होने वाली है ना, वैसी वैसी वैल्यूज हम फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे x3 का टोटल आ रहा है 317 इज इक्वल टू n आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू हमारी 10 आ रही है। 10a प्लस x1 का टोटल आ रहा है 135b प्लस x2 का टोटल आ रहा है। x2 का टोटल देखो ये रहा 64 के साथ में हम c लिख देंगे प्लस 64c। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने फिल कर ली। सेकंड इक्वेशन x1 x3 का टोटल आ रहा है 4374 इज इक्वल टू x1 135a प्लस x1 का स्क्वायर आ रहा है 1859, तो 1859b प्लस x1 x2 आ रहा है हमारा 847c। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फिल किए, ऐसे ही हम यहां पर हमारी थर्ड इक्वेशन को भी फिल कर लेंगे। तो हमारी थर्ड इक्वेशन रहेगी यहां पर x2 x3 से स्टार्ट होगा, तो x2 x3 हो गया हमारा 2023 इज इक्वल टू, फिर है x2 तो 64a प्लस x1 x2 है तो 847b प्लस x2 का स्क्वायर है तो 464c। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस हो गई है। इसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमारे पास में 3 लीनियर इक्वेशंस आ गई है, अगर तुम लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया इतना तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। एंड उसके बाद हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गई है, तीनों लीनियर इक्वेशन है। क्या तुम लोगों ने कभी भी तीनों लीनियर इक्वेशन या 3 लीनियर इक्वेशन एक साथ सॉल्व करके ट्राई किया है कि 3 लीनियर इक्वेशन एक साथ कैसे सॉल्व की जा सकती है? तो देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें आज कि 3 लीनियर इक्वेशन को एक साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इन 3 लीनियर इक्वेशन में से मैं पहले ये 2 इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा। तुम कोई सी भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन यही 2 मैं इसलिए सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में ए को इक्वल करना आसान हो जाएगा। ए को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 13.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन 13.5 से मल्टीप्लाई होगी ना तो हमारा 10 बन जाएगा 135 और हमारा ए एलिमिनेट हो जाएगा और बी और सी बचेगा। फिर जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया है ना, फिर मैं फर्स्ट को और थर्ड इक्वेशन को लूंगा और वहां पर भी मैं ए को इक्वल करूंगा। तो ए को इक्वल करने के लिए मुझे उसको 6.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसमें भी क्या होगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी और सी रिमेनिंग बचेगा। तो 2 नई इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों इक्वेशन से बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। वो बी और सी की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे इन तीनों इक्वेशन में से और ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने ये क्या बोला है इस चीज को यहां पर समझना। हम यहां पर यूज कर रहे हैं सबट्रैक्टिंग, ठीक है, इसको सबट्रैक्शन बोला जाता है। तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। तो हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। और मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू को इक्वल करने के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ये, कि मेरे को है ना दोनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू को इक्वल करना है। तो दोनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू को इक्वल करने के लिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 13.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं यहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन को 13.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो सेकंड इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम 13.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 317 इंटू 13.5, 4279.5। ये हो जाएगा अपना 4279.5 इज इक्वल टू 135A प्लस 135 को मल्टीप्लाई करें 13.5 से तो ये आ जाएगा 1822.5, 1822.5B, एंड लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 64 मल्टीप्लाई बाय 13.5, 864C, ये हमारी लास्ट वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, सेकंड वाली इक्वेशन में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, तो सेकंड वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं हम। 4374 इज इक्वल टू 135A प्लस 1859B प्लस 847C। अब इससे होगा क्या कि हमारी जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में से A एलिमिनेट हो जाएगा। हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड है, तो नीचे वाली इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए, यहां पर हमने इस A को एलिमिनेट कर दिया, तो A को एलिमिनेट करने के बाद में जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट यहां पर कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 94.5 रह जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 59, तो ये हो जाएगा माइनस का 36.5B और 4764 तो 17 हो जाएगा, ये तो 17C। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके इक्वेशन नंबर 4 बनाई है, ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज करेंगे। तुम चाहो तो 2 और 3 को भी यूज कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 को यूज करने के लिए जब मैं A को इक्वल करूंगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को 64 से और नीचे वाली इक्वेशन को 135 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गलत नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सेकंड और थर्ड को यूज नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करूंगा, और मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 6.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम यहां पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 यूज, जैसे हमने 1 और 2 यूज की, अभी मैं यहां पर यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को यूज करूंगा, यानी सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं बेसिकली। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जब मैं एलिमिनेशन करूंगा, तो एलिमिनेशन करने के लिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 6.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि दोनों नंबर्स इक्वल हो जाए। तो हम पहले तो इक्वेशंस यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। थ्री 117 इंटू 6.4 तो हो जाएगा 2028.8, 2028.8। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 64A प्लस 135 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 135 इंटू 6.4
864 हो जाएगा ये अपना, तो 864b। अगर ये 3 वेरिएबल का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये 14 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। और अगर ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का आ रहा है ना, तो इतना लेंथी कैलकुलेशन करने का, इतना लेंथी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। आना चाहिए फिर ये 14 मार्क्स के अंदर, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी होती है। पहले हमें इतनी बड़ी टेबल बनानी पड़ती है, फिर तीनों इक्वेशन फिल करनी पड़ती है, फिर उन 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशंस और बनती है, फिर उन दोनों इक्वेशन से बी और सी की वैल्यू आएगी, फिर हम उसको ए की वैल्यू के साथ किसी और इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपना 64 इंटू 6.4, 409.6, 409.6 सी। अच्छा, हमने फर्स्ट इक्वेशन को तो 6.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम थर्ड इक्वेशन को तो एज इट इज यूज करने वाले हैं। 2023 इज इक्वल टू 64a प्लस 847b प्लस 464c। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमने एज इट इज नोट डाउन कर ली। एलिमिनेशन मेथड है, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ए एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए एलिमिनेट होने से फायदा यह होगा कि हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसमें भी केवल 2 ही वेरिएबल्स रिमेनिंग बचेंगे, दैट इज बी एंड सी। तो ये वाला हो जाएगा अपना 5.8 इज इक्वल टू, देखो ये तो खत्म हो गया अपना ए वाला पार्ट, तो बी में जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17b, और जब नेक्स्ट वाला माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, तो 54.4 माइनस का 54.4 सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। सो हम यहां पर इक्वेशन नंबर 5 भी नोट डाउन कर चुके हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आई है, तो अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझ है, तो तुम्हें अब पता लग जाएगा कि इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को यूज करके हम बी और सी की कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पर। तो ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को यूज करते हैं और हम बी और सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे को क्या करना है, या तो मैं बी को इक्वल करूंगा या मैं फिर सी को इक्वल करूंगा। तो अब ऐसा करना पड़ेगा मेरे को, बी को इक्वल कर, यानी बी को इक्वल कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को तो 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 36.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुम चाहो तो सी भी इक्वल कर सकते हो, जैसा तुम्हारी इच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो हम इक्वेशन नंबर 4 को तो 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 94.5 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 1606.5। तो ये हो जाएगा हमारा 1606.5 माइनस में। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 36.5 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 620.5। तो माइनस का 620.5 प्लस 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 को हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही हमें इक्वेशन नंबर 5 को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 5 को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 36.5 से, तो ये हो जाएगा 211.7। तो ये हो जाएगा 211.7। ठीक है, नेक्स्ट वही 620.5 रहेगा, क्योंकि दोनों नंबर से सेम नंबर से, यानी दो सेम नंबर ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लास्ट वाला माइनस में है, तो मैं माइनस में लिखूंगा उसको। 54.4 मल्टीप्लाई बाय 36.5, ये आ जाएगा 1985.6। 1985.6। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो हमें एलिमिनेशन करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही बी पर, अरे मैं यहां पर बी लिखना भूल गया और यहां पर भी लास्ट में सी लिखना भूल गया, दोनों ही बी पर हमारे साइन जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है।
तो हम सिंपली इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं और इधर रिमेनिंग बचेगा हमारा 1606.5 1606.5 माइनस में और प्लस का 211.7, तो यह आ जाएगा 1394.8। तो माइनस का 1394.8 और जब हम यहां पर सी की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 289 माइनस में 1985.6, तो हो जाएगा 1696.6 माइनस में 1696.6 सी। अब ये अपनी वैल्यू साइड चेंज करके इधर आएगी, ये 1696 और वैसे भी माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो रिजल्ट रहेगा, तो इसी नंबर को डिवाइड कर देंगे हम 1394.8, मैंने उल्टा डिवाइड किया इसलिए मेरे को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 0.822 पॉजिटिव होगा ये, तो हमारी सी की वैल्यू आ गई 0.822। अगर हमारी सी की वैल्यू हमें पता लग गई है तो अब हम इस इक्वेशन में से 1 2 3 4 इन चारों इक्वेशन में हम किसी भी इक्वेशन में सी की वैल्यू को फिल कर देंगे और उससे हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लो जैसे हम इस इक्वेशन में सी की वैल्यू को फिल करते हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जब हम सी की वैल्यू को फिल करेंगे तो 54.4 मल्टीप्लाई बाय 0.822, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो आ रही है ये माइनस में आ रही है, ये अपना साइड चेंज करके जब इधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, ये साइन चेंज करके जाएगी इधर दूसरी तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो मेरे को इसमें 5.8 ऐड करना है, तो मैं इसका पहले माइनस का साइन हटाता हूं और इसमें ऐड करता हूं 5.8 और ये 17 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय इस नंबर को हम कर देते हैं 17 से। तो बी की वैल्यू आ गई 2.972 या 2.97 ही कर दो, काफी इतना। बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.97। अब अगर हमें बी की वैल्यू पता लग गई है तो इन बी और सी की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 में फिल कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो हमारे पास ऊपर ये वाली इक्वेशन है किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो और हमारी ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं यहां पर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेता हूं। मैं यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं इसको यूज कर लेता हूं यहां पर। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने इधर पेस्ट किया, (317) इज इक्वल टू 10a प्लस बी की वैल्यू फिल करते हैं 2.97, ये हमारी वैल्यू आ रही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 135 से, तो मल्टीप्लाई बाय 135 तो ये आ जाएगी 401.16 401.16 बी और सी की वैल्यू हम यहां पर यूज कर लेंगे। सी की वैल्यू आ रही है 0.822 मल्टीप्लाई बाय 64 52.61 कर लेते हैं इसको 52.61। मैंने बी क्यों लिखा है यहां पर, हमें इस बी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अब हम ये हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्लस इसमें कर देते हैं 401.16, हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया 453.77। 10a प्लस 453.77 और इधर आ गया हमारा 317। अब ये 453.77 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा अपना, माइनस होगा पहले तो 453.77, तो हम इसको कर देते हैं 317 माइनस 453.77 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं लास्ट में 10 से, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो अच्छा मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया सॉरी, तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं हम इसको
सॉरी मैंने एक नंबर ज्यादा कर दिया, तो 13.68 आंसर आ रहा है माइनस में। ए की वैल्यू आ रही है माइनस में 13.68। तो वैसे तो हमसे इतना ही क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकाल देनी है। ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा। तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकाल देनी है, हमसे इतना ही क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इसके अलावा हम इक्वेशन भी फिल कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन थी x3 इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन थी x3 इज इक्वल टू x1, x3 इज इक्वल टू a प्लस bx1 प्लस cx2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x3 इज इक्वल टू माइनस का 13.68 प्लस 2.97 x1 प्लस 0.822 x2। अगर हमें इक्वेशन बनाने को बोलता, अगर हमें लीनियर ट्रेंड इंटरप्रेट करने को बोलता, तो हम इक्वेशन भी बना सकते थे इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार वीडियो पॉज करो, सबसे पहले ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लो, और लास्ट में ये एक लास्ट पोर्शन है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो, इस क्वेश्चन में हमने लीनियर इक्वेशन बना दी थी। अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई ना, ये हमारे पास हो जाएगी मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसी क्वेश्चन से कनेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन से लिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग टाइप का सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हम जो ऊपर वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम को हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दे मस्ट हैव रिक्रूट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, आज द सीएनसी मशीन शॉप मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम अबव, जो ऊपर वाली प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन में कंपनी दी गई है, उसी के बारे में यहां पर बात की गई है कि उनको है ना मशीनिंग के लिए क्रिटिकल न्यूक्लियर पावर की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए उन्हें रिक्रूट करना पड़ेगा। किसको रिक्रूट करना पड़ेगा? प्रोग्रामर को, और प्रोग्रामर के अलावा एक तो प्रोग्रामर रिक्रूट होगा, और उसके अलावा 2 नए ऑपरेटर्स भी रिक्रूट होंगे, प्रोग्रामर एंड ऑपरेटर्स। अच्छा, प्रोग्रामर जो चाहिए उसके लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए। हमें जो प्रोग्रामर चाहिए वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ चाहिए और ग्रेजुएट इंजीनियर भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा हमें क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है, एक बार सिर्फ इतना सा ही मैं करवा रहा हूं तुम्हें, सिर्फ इतना सा पार्ट। जैसा हमें क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन है x3 इज इक्वल टू 13.68 माइनस में। हमारी जो इक्वेशन आ रही है x3 इज इक्वल टू माइनस का 13.68 प्लस 2.97 x2 प्लस 0.822 x3, ठीक है। अच्छा, हमें जो ऑपरेटर चाहिए, अच्छा एक बात ये बताता हूं, x3 का मतलब हो गया हमारे यहां पर सैलरी, x3 का मतलब हो गया सैलरी, और x1 x2 है, सॉरी x3 का मतलब तो हो गया सैलरी, और x1 x2 का मतलब हो गया एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन में x3 का मतलब हो गया सैलरी, x1 का मतलब हो गया एजुकेशन, और x2 का मतलब हो गया एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामर कैसा चाहिए?
हमें प्रोग्रामर कैसा चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एक तो जो ग्रेजुएट इंजीनियर हो, तो ग्रेजुएट इंजीनियर होने का मतलब हो गया 20। ग्रेजुएट इंजीनियर का मतलब हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20, और एक्सपीरियंस कितना दिया हुआ है अपने को? 5 इयर्स। तो उसकी सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो सैलरी का मतलब हो गया x3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एज इट इज रहेगा 13.68 प्लस 2.97। x1 का मतलब है, x1 का मतलब है एजुकेशन, एंड एजुकेशन की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे प्लस 0.822, और क्वालिफिकेशन में हम 5 पुट करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी सैलरी आ जाएगी। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर बंद कर दिया है, एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। 2.97 इंटू 20, 59.4। और 0.822 इंटू 5, 4.11। इसमें हम ऐड करेंगे 59.4 और माइनस करेंगे 13.68, 59.4 प्लस 4.11 माइनस 13.68, 49.83, 49.83 इन 1000, क्योंकि हमने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर सैलरी में से हमने, जैसे ऊपर क्वेश्चन में अगर 28,000 सैलरी थी तो हमने उसको 28 ही लिख लिया था, तो यहाँ पर 49,800 के 830 के आसपास सैलरी हो जाएगी। अच्छा, हमारी सैलरी हमें पता लग गई है। यहाँ पर किसकी सैलरी है? ये हमारी ग्रेजुएट इंजीनियर की सैलरी। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें है ना ऑपरेटर्स भी हायर करने पड़ेंगे, और ऑपरेटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? सेकंड ईयर बैचलर डिग्री विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस, और सेकंड ईयर बैचलर डिग्री को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 14। सेकंड ईयर बैचलर डिग्री को इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है 14 से। और वैसे अगर यहां पर ये नहीं भी लिखा होता तो लास्ट वाले क्वेश्चन को ही हमें बेस लेना था, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में सेकंड ईयर बैचलर डिग्री का मतलब हो गया 14, तो हम वो 14 यहां पर पुट कर देते। तो ठीक है, चलो अभी हम सेकंड कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर हमें ऑपरेटर्स हायर करने पड़े तो ऑपरेटर्स को कितनी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन सेम ही रहेगी, ए की वैल्यू 13.68 प्लस 2.97 को इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू यहां पर 14 है, प्लस 0.822 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, क्योंकि यहां पर क्वालिफिकेशन 8 इयर्स मांगी गई है, और हम जो भी ये रिजल्ट आएगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में 2 ऑपरेटर्स है। तो हमारी जो सैलरी आएगी वो तो एक ही ऑपरेटर की आएगी, और जब हम उसको फाइनली जो आंसर निकलेगा उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 2 ऑपरेटर्स की सैलरी आ जाएगी। तो ठीक है, एक बार तो हम एक ऑपरेटर की सैलरी निकालते हैं, तो माइनस का 13.68 प्लस 2.97 इंटू 14, तो ये रहेगा 41.58। एक चीज और भी बता देता हूं मैं तुम्हें, यहां पर ये ध्यान से सुनना। अगर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन डेसिमल में चलती है तो आंसर मैच नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 2.97 लिखा बी की वैल्यू को, और मान लो किसी स्टूडेंट ने जो एक्चुअल में वैल्यू आ रही थी 2.968 वो लिखा है, तो मेरा आंसर 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद में और उस स्टूडेंट का आंसर 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद में डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंसेस हो सकते हैं अगर हम डेसिमल वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं।
इसी वजह से हमारा आंसर जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वही आए जो हमें मॉड्यूल में गिवन है। अगर तुम मॉड्यूल जैसी ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तभी तुम्हारा आंसर यहां पर मॉड्यूल से मैच करेगा। मॉड्यूल से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हमने यहां पर 30,000 को 30 लिखा है, तो अगर तुम यहां पर एग्जैक्टली 30,000 लिखोगे और फिर जब x1 x3 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम 11 को 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे क्या होगा कि आंसर और ज्यादा रिफाइंड होगा। और आंसर और ज्यादा रिफाइंड होने का मतलब है कि गलती जो होगी ना, यानी डेसिमल वाली जो मिस्टेक्स होती है, डेसिमल की कैलकुलेशन की वजह से जो मिस्टेक्स होती है वो कम हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम आंसर के एकदम क्लोज पहुंच जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 0.822 इंटू 8, तो ये हो जाएगी 6.57। अब देखो आंसर आ रहा था 6.576, लेकिन अगर मैं 6.58 कर दूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड वाले डेसिमल के बाद थर्ड वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर के साथ राउंड ऑफ कर सकता हूं, तो वो गलत नहीं है। तो अगर मैंने 6.58 लिखा है तब भी मैं सही हूं, अगर मैं 6.576 लिखूंगा तब भी मैं सही हूं। लेकिन इस डेसिमल की आंसर की वजह से, इस डेसिमल की कैलकुलेशन की वजह से आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है, तो उसमें तुम लोग कंफ्यूज मत होना बस। तो अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 41.58 और माइनस कर देते हैं 13.68, 34.476, 34.476 इन 1000। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ऑपरेटर्स थे, तो हमारी यहां पर टोटल सैलरी हो जाएगी, जो भी ये नंबर आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 68.952, 68.952 इन 1000। ठीक है, अच्छा, तो हमें एक तो प्रोग्रामर हायर करना पड़ेगा, दो ऑपरेटर्स हायर करने पड़ेंगे, तो हमारी इंक्रीमेंट इन सैलरी, हमें एक्स्ट्रा काम के लिए दोनों लोगों को हायर करना पड़ेगा, यानी दो अलग अलग पोस्ट पर लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट इन टोटल सैलरी हम यहां पर ये लिख देते हैं, तो 49,830 लिख देता हूं मैं इसको, तो जो हमारी प्रोग्रामर की सैलरी होने वाली है, और ये मैं लिख देता हूं 68,952, दोनों को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इंटू 1000 कर देते हैं इसको, तो ये 68,952 हो जाएगी प्लस 49,830 हो जाएगी, तो ये जाएगा 1,18,782, 1,18,782, ये हमारी सैलरी हो जाएगी, इंक्रीमेंट इन सैलरी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़कर देख लेते हैं। इफ 1000 नंबर ऑफ क्रिटिकल आइटम इज टू बी सप्लाइड ओवर द नेक्स्ट 3 years, हमें टोटल 1000 यूनिट सप्लाई करनी है अगले 3 सालों में, हमें टोटल 1000 यूनिट सप्लाई करनी है टोटल 3 सालों में। तो कंपनी को कितना एक्स्ट्रा बिड करना चाहिए, कंपनी को कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, ताकि उसने जो लोगों को रिक्रूट किया है ना, उस रिक्रूटमेंट को वो अकोमोडेट कर सके, उस रिक्रूटमेंट को वो सेट ऑफ कर सके। ठीक है, कितनी यूनिट सप्लाई करने वाले हैं, 1000 यूनिट अगले 3 सालों में सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये तो हम 1 साल के लिए ही पे कर रहे हैं, ये जो हम सैलरी पे कर रहे हैं ये तो हम 1 साल के लिए पे कर रहे हैं। तो अगर इसी को हम कंटिन्यू करें, इंक्रीमेंट इन सैलरी फॉर नेक्स्ट 3 years, तो 180, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 356, 346,
ठीक है 356। एक मिनट रुको, पहले ये भी तो चेक कर ले कि ये सैलरी मंथली है या ये सैलरी है ना, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये सैलरी मंथली होनी चाहिए। मेरे को एक बार बुक पर जाने दो, नोटबुक पर। बिल्कुल, ये मैंने यहाँ पर सैलरी पूरा नहीं लिखा। एक्चुअल में जो ये सैलरी है ना, वो सैलरी मंथली है ये। ठीक है, ऊपर जो मैंने टेबल बना रखी है ना, उसमें मैंने सिर्फ सैलरी लिख रखा है, लेकिन एक्चुअली में वो सैलरी पर मंथ है। ठीक है, ये सैलरी एनुअल नहीं है, ये सैलरी पर मंथ है। तो ये वाली जो सैलरी आई है ना, ये 1 मंथ की आई है, 1 ईयर की नहीं है, ये 1 मंथ की है। तो मेरे को अगर 3 साल की सैलरी निकालनी है तो मेरे को तीन साल की सैलरी निकालने के लिए मेरे को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 से। 42,76,152 42,76,152 42,76,152। अच्छा, ये 42,76,152 3 साल की टोटल सैलरी इंक्रीमेंट आया है, और 3 साल में हम कितनी यूनिट सप्लाई करने वाले हैं लोगों को? 3 साल में हम 1000 यूनिट सप्लाई करने वाले हैं। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा बिड अमाउंट कितना चार्ज करेंगे? ठीक है, एक्स्ट्रा बिड अमाउंट पर यूनिट हम कितना चार्ज करेंगे? ये हो जाएगा 42,76,152 रुपीज हमने टोटल एक्स्ट्रा पे किए हैं। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे क्यों किए? क्योंकि इसके लिए हमने एक तो प्रोग्रामर हायर किया, 2 ऑपरेटर्स हायर किए, और हम कितनी यूनिट्स बनाने वाले हैं? 1000 यूनिट्स। तो पर यूनिट का हम कितना पे करेंगे? 4276.152 4276.152 अमाउंट हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और अगर ये डेसिमल वाली कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि गलती होने के चांसेस है, तो उसके आगे हमेशा अप्रोक्स लिख दिया करो। ठीक है, 4276 अप्रोक्सीमेटली हम पे कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल का आंसर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, मॉड्यूल का आंसर शायद 4280 आ रहा है। ठीक है, तो 4 रुपए 4.5 रुपए का फर्क आ रहा है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 रुपीज 4.5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो डिफरेंस क्यों आ रहा है उसके बारे में मैं ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुका हूं तुमसे। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। और एक और क्वेश्चन हम आज वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और उस क्वेश्चन के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 3 वेरिएबल्स वाला, 3 वेरिएबल्स वाली प्रॉब्लम अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इस टेबल को एक बार के लिए मैं इसी के साथ यहां पर रख देता हूं, ताकि तुम लोग ये याद रख सको कि हमारी सैलरी जो गिवन है वो मंथली गिवन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, और हमें y का रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है x1 एंड x2 पर। तो इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेशन करनी है, y इज डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, टेबल बनाए उससे पहले, क्योंकि टेबल मैंने ऑलरेडी यहां पर बना रखी, क्योंकि लेंथी टेबल बनने वाली है, इसलिए मैंने पहले से ही टेबल तैयार करके रख रखी है। टेबल बनाने से पहले हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू a प्लस bx1 प्लस cx2, ये हमारी इक्वेशन रहेगी।
मेन इक्वेशन। अब इसमें हमें ए बी सी, ए का मतलब हो गया कांस्टेंट, बी और सी का मतलब हो गया कोएफिशिएंट। तो ए बी सी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तीन नई इक्वेशन बनेगी। क्या क्या इक्वेशन बनेगी? वैसे मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। पहली वाली इक्वेशन तो एज इट इज बन जाती है, बस x1 x2 इनके आगे सिग्मा लग जाता है। तो सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x1 प्लस सी सिग्मा x2। अच्छा, ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये जो दो इक्वेशन बनी है ना, ये जो इक्वेशन बनी है ना, सॉरी दो इक्वेशन नहीं, ये जो इक्वेशन बनी है, इससे अगली वाली दो इक्वेशन बनने वाली है। एक बार हम x1 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो x1 इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा x1y इज इक्वल टू, x1 पहली बार आया है तो a सिग्मा x1, x1 ऑलरेडी है तो b सिग्मा x1 का स्क्वायर, और x2 है तो x1 x2 हो जाएगा c सिग्मा x1 x2। अब इसी इक्वेशन में हमने x1 इंट्रोड्यूस किया, इसी इक्वेशन में हम x2 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम x2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो x2 पहली बार आएगा, तो सिग्मा x2y इज इक्वल टू a सिग्मा x2, ऐसी इक्वेशन बनेगी, प्लस b सिग्मा x1 x2 प्लस सी सिग्मा x2 का स्क्वायर। अब यहां पर ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है एक टेबल बनाकर, और टेबल मैंने ऑलरेडी यहां पर प्रिपेयर की हुई है। तो मैं टेबल को यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये हमारी टेबल बनने वाली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, ये टेबल बनेगी। एक बार तुम टाइम आराम से लो और इस टेबल को नोट डाउन कर लो, और जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स का हमें सम भी चाहिए होगा, उन सारे कॉलम्स का हमें टोटल भी चाहिए होगा, और वो टोटल भी मैंने यहां पर ऑलरेडी किया हुआ है इन सारे कॉलम्स का। इन सारे कॉलम्स का टोटल कुछ ये आ रहा है। ठीक है, एक बार ये टेबल तुम लोग नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, और यहां पर जितने भी कॉलम्स बन रहे हैं उन सारे कॉलम्स का एक बार सम भी नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। अब हमारे पास में ये सारी कैलकुलेशन हो गई। हमारे पास में तीन इक्वेशंस बनेगी, तीन इक्वेशंस बनेगी। वो क्या क्या इक्वेशन रहेगी वो भी मैं यहां पर बता देता हूं। सिग्मा वाई आ जाएगा हमारा 1452। 1452 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8a। ठीक है, 1452 इज इक्वल टू 8a प्लस सिग्मा x1 आ रहा है हमारा, सिग्मा x1 आ रहा है 555b। ठीक है, हो सकता है तुम्हें इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, एक मिनट रुको, मैं इसको सही तरह से शो कर सकता हूं। नहीं, ऐसे ही शो होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम देख लेना इसको, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अभी ठीक दिखाई दे रहा होगा, मैं रिकॉर्डिंग में भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी ठीक दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8a प्लस 555b प्लस x2 आ रहा है हमारा 145 प्लस 145c। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा x1y आ रहा है 101895 101895 इज इक्वल टू a आ रहा है हमारा x1 का टोटल 555a प्लस x1 का स्क्वायर आ रहा है हमारा 38767।
थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है। 38767 बी प्लस x1 x2 आ रहा है हमारा 9859 सी। अब ये तुम्हारा काम रहेगा ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करना। ये ऐसा मान के चलो कि तुम लोगों के लिए होमवर्क है ये, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है और मुझे ए बी सी की वैल्यूज बता दो यहां पर कि ए बी सी की वैल्यूज क्या आने वाली है। तो अगर यहां पर तुम YouTube वीडियो देख रहे हो और तुमने यहां तक वीडियो को कंप्लीट देखा है, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम इक्वेशन 1 को है ना, इक्वेशन 1 को 555 डिवाइड बाय 8, हम इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 69.375 से। तो इक्वेशन 1 जब 69.375 से मल्टीप्लाई होगी तो उसमें है ना a इक्वल हो जाएगा और a इक्वल होके अपना एक कैंसिल हो जाएगा और b और c की वैल्यू आ जाएगी। और हम इक्वेशन 3 भी यहां पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 में सबसे पहले आएगा x2y आ गया अपना 25364 इज इक्वल टू x2 आ रहा है हमारा 145a प्लस 9859b प्लस नेक्स्ट आएगा x2 145c। x2 का स्क्वायर आना चाहिए, यहां पर मैंने मिस्टेक की है। x2 का स्क्वायर आएगा तो 2823c। अब जब एक बार तो हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे कि एक बार तो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज किया, फिर एक बार हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज करेंगे ना, तो हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन को 145 डिवाइड बाय 8, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18.125 से, और 18.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उसमें हमें एक कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग बचा हुआ हमारा आंसर होगा। तो अब ये तुम लोगों का काम है कि इस इक्वेशन को आगे कैसे सॉल्व करना है। मैं बस तुम्हें यहां पर हिंट दे देता हूं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। ये तुम लोगों का काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। हिंट में यहां पर ये देख लो कि आंसर क्या रहने वाला है। आंसर रहने वाला है हमारा y इज इक्वल टू माइनस का 6.8775। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही नंबर्स हो, क्योंकि तुम जब डेसिमल की कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। मैं ये वाला आंसर एग्जैक्टली तुम्हारे जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वहीं से वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आंसर। तो तुम आंसर चेक करना, कैलकुलेशन करना और चेक करना कि क्या तुम्हारा आंसर ये मैच हो रहा है या नहीं, ये तुम चेक कर लेना। माइनस का आएगा 1.656। और अगर तुम्हें कुछ इशू लग रहा है तो अगर तुम YouTube वीडियो देख रहे हो तो वहां पर उस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। हम लोग यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस के 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम कुछ और रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू।